नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज हम माइनर टेस्ट 5 देखेंगे। ये आपका सेकंड पेपर यानी कि जीके जीएस का है। इसमें आपके कुल 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें मैं व्याख्या करते हुए चलूंगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का। जहां मेरे को लगेगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो वहां हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर दिखेंगे और आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको इसी तरीके के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13 ताली नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, 13 ताली नृत्य की बात है। पहला, इस नृत्य का संबंध कामड़ जाति से है। दूसरा, यह नृत्य गोगा जी के यशोगान में किया जाता है। तीसरा, मांगी बाई व लक्ष्मण दास इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। सही कथन हमें बताना है इसमें, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक और तीसरा वाला क्या है, सही है। दूसरा वाला कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन क्या है कि इसका संबंध कामड़ जाति से, तो ये एकदम सही है। 13 ताली जो है कामड़ जाति से संबंधित है और मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, दूसरा वाला कथन गलत है। क्या है, यह नृत्य गोगा जी के यशोगान में किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये नृत्य जो है अपने किसके यशोगान में किया जाता है, रामदेव जी के। ठीक है, तो रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है, यहाँ गोगा जी नहीं आएगा। और भी इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये पाली, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः ये किया जाता है। ठीक है, जैसलमेर यहाँ पे ये मुख्यतः किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति अगर पूछे 13 ताली नृत्य की, तो पादरला गांव पाली से मानी जाती है। क्या नाम है गांव का, मैं लिख देती हूँ, पादरला। ठीक है, पादरला गांव है ये पाली में, यहाँ से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और इसमें नृत्य में महिलाएं जो है नृत्य करती हैं और पुरुष जो है वो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गाते हैं। ठीक है, और 13 ताली नृत्य जो है ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। कितने, 13 मंजीरों से, इसलिए इसका नाम ही 13 ताली पड़ गया है। ठीक है, और कलाकार मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मछली, सांसी जनजाति, ये क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो पहले सही वाला देख लेते हैं। वालर, गरासिया सही है। गवरी, भील सही है। ठीक है, चरी नृत्य, गुजर, ये भी सही है। मछली जो है ये अपने बंजारा जो है ना, बंजारा, वो इसको करते हैं मछली को। ठीक है, तो ये अपने मछली जो हो जाएगा, बंजारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें मछली जो है ना, कहीं कहीं पे बंजारा लिखा हुआ आता है, कहीं पे कंजर भी आता है। ठीक है, लेकिन अपने को अगर ऑप्शन अगर बंजारा दिया है तो पहले इसी को मानना है। कंजर कम ही लोग मानते हैं। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो माध्यमिक शिक्षा की अपने जो किताब है उसमें भी जो है मछली को जो है बंजारों का नृत्य ही माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। थर्ड, निम्न में से गैर नृत्य के दौरान पुरुष किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। ठीक है, गैर नृत्य जो होता है कौन से रंग की पहनते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सफेद कलर की अंगरखी पहनते हैं, आपने देखा भी होगा वीडियोस में या फिर लाइव भी देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और जो गैर नृत्य जो है ये भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, मुख्य रूप से भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। और ये कहाँ का ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ पे, ये अपने मेवाड़ और बाड़मेर में, बाकी जगह भी होता होगा पर यहाँ की थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है। और कौन से अवसर पर, तो होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है इसको, तो सिर्फ पुरुष करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, आपके कथन में आ भी सकता है। ठीक है, पुरुष करते हैं इसको सिर्फ, तो ये ध्यान में रखना है। और इस नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, ढोल, बांकिया और थाली। गैर नृत्य जो करने वाले जो पुरुष होते हैं उसको गैरिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक अभी किसी रिसेंट किसी एग्जाम में आया था, गैरिया। ठीक है, गैरिया, गैर नृत्य करने वाले को गैरिया कहा जाता है।
कनाडा बाड़मेर का गैर नृत्य और मेनार गांव मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर में देखो कौन सा प्रसिद्ध है, कनाना, ठीक है, कनाना गांव बाड़मेर जो है यहाँ की गैर प्रसिद्ध है, और मेवाड़ में मेनार गांव की, कौन सा, मेनार, ठीक है, मेनार गांव की तलवारों की जो गैर है वो प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ कहाँ की क्या क्या प्रसिद्ध है। और अंगरखी पहनते हैं, सफेद धोती पहनते हैं, सिर पर लाल या केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो अंगरखी जो है वो सफेद कलर की पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 4, जयपुर की ब्लू पॉटरी हस्तकला के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। तो ब्लू पॉटरी, पहला, जयपुर में ब्लू पॉटरी निर्माण महाराजा मानसिंह फर्स्ट के समय हुआ, ठीक है, मानसिंह प्रथम के समय। इस कला में सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। तीसरा, गोपाल सैनी, नरोत्तम लाल जांगीर इस कला में सिद्ध हस्त है। सही कथन हमें बताना है इसमें, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, पहला वाला कथन क्या हो जाएगा अपने, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है दूसरा तीसरा, कि सफेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है, क्योंकि नाम ही देखो ब्लू पॉटरी है, और जो गोपाल सैनी, नरोत्तम लाल जांगीर ये इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ठीक है। पहला वाला गलत कैसे है देखते हैं, चलो। ब्लू पॉटरी का निर्माण जो है जयपुर में वो किसके समय शुरू हुआ, तो ये राम सिंह के टाइम शुरू हुआ। किसके टाइम, राम सिंह द्वितीय के टाइम, राम सिंह सेकंड जो है उनके टाइम जो है ये जयपुर में शुरू हुआ। भारत में ये मुगल काल में जो है आई थी, ठीक है। और ब्लू पॉटरी का जादूगर जो है किसको कहा जाता है, तो कृपाल सिंह को कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, इनको ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है। तो ये सारे ब्लू पॉटरी के फैक्ट्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह है तो काफी सारे लोगों का मीडियम इंग्लिश भी होता है, तो इस साइड देखो क्वेश्चन इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में पाई जाने वाली बातिक कला क्या है, ठीक है। बातिक कला का पूछा है, तो ये क्या है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, बातिक कहते हैं। और बातिक के लिए फेमस कौन सी जगह है, तो खंडेला सीकर, है ना, खंडेला जो कि सीकर में है वो बातिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख चितेरे कौन है बातिक के, तो उमेश चंद्र शर्मा, ये खंडेला के ही हैं, है ना, उमेश चंद्र शर्मा, ये अपने खंडेला सीकर के ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हस्तशिल्प और प्रमुख केंद्र दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी की मूर्तियां बाड़मेर, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। लकड़ी की मूर्तियां जेठाना की फेमस है, कहाँ की है, जेठाना, ठीक है, जेठाना की फेमस है। बाकी सारे सही हैं, तो देख लेते हैं। तूड़िया कला ये अपने धौलपुर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर सही है। कागजी पॉटरी अलवर सही है, और ब्लू पॉटरी जयपुर सबको पता ही है, ठीक है। तो लकड़ी की मूर्तियां जेठाना अपने सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होलार शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। होलार जो है वो अपने शिशु के जन्म पर, क्या, शिशु के जन्म पर जो है ये होलार गाया जाता है। बाकी सारे देख लेते हैं। सीठने हंसी ठिठोली युक्त गाली गीत जो है, ठीक है, गाली गीत होते हैं सीठने। फिर रसिया भरतपुर धौलपुर क्षेत्र का भक्ति गीत है। कलाली महफिल गीत है, तो ये सारे अपने क्या है, सही हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से फूसे खां, करीम खां, मेहरदीन आदि का संबंध किस गायन शैली से है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंगा जो है ये लंगा गायन शैली से संबंधित है, ये सारे के सारे। लंगा जो गायन शैली है वो अपने बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जो है यहाँ पर जो है ये गाई जाती है, ठीक है, मांगलिक अवसरों पर, यानी कि शादी वगैरह पर ये गाई जाती है। और इस लंगा जो शैली है इसमें कमायचा और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन कौन से हैं, एक तो अपने कमायचा हो जाएगा और एक सारंगी, ठीक है, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र है। और बाड़मेर का बड़वना गांव इस जाति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सारे देख लिए। और फूसे खां, करीम खां, मेहरदीन, है ना, अलाउद्दीन लंगा, ये सारे जो है अपने लंगा शैली के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9,
राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंदावा गीत जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, किशनगढ़ चित्र शैली में राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रूप में चित्रित किया गया। बी, किशनगढ़ चित्र शैली में राग रागिनियों का चित्रण अनुपलब्ध है। इसमें से सही विकल्प बताना है हमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए व बी दोनों क्या है हो जाएंगे, सही हो जाएंगे अपने। ठीक है, अगर पूछे कि किशनगढ़ चित्र शैली जो है उसका स्वर्ण युग क्या है, तो सावन सिंह यानी कि नागरीदास का जो काल था वो अपने किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग था। सावन सिंह एक अच्छा कवि था और चित्रकार के रूप में भी वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, और बड़ी ठनी पता ही अपने को, वो सबसे प्रसिद्ध चित्र है यहाँ का। और आश्चर्य की बात है यहाँ पे कि राग रागिनियों का चित्रण जो है वो अनुपलब्ध रहा है। किसका, राग रागिनियों का। और नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नारी सौंदर्य है ना, नारी सौंदर्य यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली व पारदर्शी आंचल है, जो हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से चित्रकार व चित्र शैली का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा है, ये हमें बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निसारदिन नाथ द्वारा। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। निसारदिन जो है कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो ये अपने चावंड चित्र शैली, कौन सी आ जाएगी, चावंड जो है ना, वो अपने करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे देख लेते हैं। सूरध्वज किशनगढ़ सही है, बलदेव अलवर सही है, मतीराम बूंदी ये भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डालूराम जो है ये अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्न में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मारवाड़ जो है ये अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है मारवाड़ चित्र शैली। और मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है, तो प्रतिहार कालीन ओध निरुक्ति वृत्ति, कौन सा है, ओध निरुक्ति वृत्ति है ना, निरुक्ति वृत्ति जो कि 1060 ईस्वी का है। ठीक है, 1060 ईस्वी का है ये ओध निरुक्ति वृत्ति, ये इसका प्रारंभिक चित्र था। ठीक है, और बाकी सारे जो है अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14। निम्न में से मलूके का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे ऐसे नाम काफी मेले ऐसे हैं जो हमको पता ही नहीं चलते कि भाई ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मलूके का मेला मारवाड़ में जो है ये होता है। ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, कब, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी यानी कि नरसिंह जयंती पर आयोजित होता है। मुख्यतः सोमनाथ मंदिर पाली में हिरण्यकश्यप रूपी मलुका के अत्याचारों का स्वांग होता है। कहाँ पे होता है ये, सोमनाथ मंदिर जो कि अपने पाली में है, यहाँ पे हिरण्यकश्यप रूपी मलुका के अत्याचारों का स्वांग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। धुलेव उदयपुर में भरने वाला केसरिया जी का मेला का संबंध किस धर्म से है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, अनंत चतुर्दशी। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका सही तिथि क्रम है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो ये अपने श्रावण माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है ये, श्रावण में। फिर आखा तीज तो ये अपने वैशाख माह में मनाई जाती है ना। फिर गणगौर तो ये अपने चैत्र माह में मनाई जाती है, चैत्र। और इसके बाद अनंत चतुर्दशी ये अपने भाद्रपद में मनाई जाती है। तो अब अपने को इनका सही तिथि क्रम, अगर हमको इनके महीने याद होंगे तो हम इनको तिथि के हिसाब से भी जमा सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ये थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले सी यानी कि गणगौर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैत्र महीने में है। फिर इसके बाद आएगा अपना आखा तीज आ जाएगा।
फिर आ जाएगा छोटी तीज और फिर आ जाएगा अनंत चतुर्दशी। तो हमको महीनों का जो हिंदी जो कैलेंडर वर्ष के जो महीने हैं उनका जो काल जो है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस त्योहार पर महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक रखकर गीत गाती है। बी, यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। उपयुक्त कथन किस त्योहार को संदर्भित करते हैं? तो हमको ये त्योहार बताना है कि ये भाई किसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुड़ला जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। गुड़ला त्योहार पर क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं होती है छिद्रित मटके में दीपक रखकर गीत गाती है। और ये त्योहार मुख्यतः अपने कहाँ पे, मारवाड़ यानी कि जोधपुर में जो है ये मनाया जाता है। और इसमें जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और फिर इसमें गीत गाती है गुड़लो घूमेला जी घूमेला, है ना, सुना भी होगा आप लोगों ने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 18, निम्न में से श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस लोक कला से रहा है? श्रीलाल जोशी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैली फड़ चित्रकला से जो है इनका संबंध रहा है श्रीलाल जोशी जी का। और फड़ कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा, है ना, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, ये अपने फड़ शैली के लिए जो है ये प्रसिद्ध है ना। और शाहपुरा का ही जो जोशी परिवार है वो फड़ कला के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है ना। इसमें से एक जो है अपने श्रीलाल जोशी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है ना। तो जामड़ा, गौना, निकासी और सामेला, ये जो है क्वेश्चन आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर्स नहीं बताते हो, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बताते हो। मतलब अगर चलो ठीक है किसी ने गलत बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, आपको कम से कम उसका करेक्ट आंसर तो पता चलेगा। पता नहीं लोग इस वजह से कमेंट ही नहीं करते हैं कि यार आंसर गलत हो गया तो, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 20, पश्चिमी राजस्थान में सौंदर्य हिलोर परंपरा का निर्वहन मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तीज उत्सव पर जो है इसका जो है ये निर्वहन किया जाता है। ठीक है, सौंदर्य हिलोर क्या है? दक्षिण पश्चिम राजस्थान में तीजोत्सव पर भाई बहनों द्वारा गांव के तालाब पर सरोवर पर जाकर मनाई जाने वाली एक परंपरा होती है। ठीक है, क्या करते हैं जब तीज होती है तो भाई बहन तालाब पर जाकर कुछ मतलब आई थिंक कुछ मतलब स्नान वनान करते होंगे, या मेरे को इतना ध्यान नहीं है इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सवों को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला आभानेरी महोत्सव, दूसरा पतंग महोत्सव, तीसरा ग्रीष्म महोत्सव और चौथा ब्रज होली महोत्सव। तो इसको अपने को ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है यानी कि अपना जो इंग्लिश वाला कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी वाला, उसके अनुसार इसको अपने को कालक्रम में लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले पतंग महोत्सव आएगा, फिर ब्रज होली, फिर ग्रीष्म और फिर आबानेरी। ठीक है, देखो पतंग महोत्सव जो है ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अपने ब्रज होली महोत्सव तो फाल्गुन महीने में यानी कि ये मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, फिर ग्रीष्म महोत्सव तो ये तो गर्मियों में वैशाख में मनाया जाता है। और आभानेरी जो है ये अपने सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमेलित, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सोनारगढ़ किला, ये अपने जोधपुर में नहीं है। ठीक है, सोनारगढ़ किला ये कहाँ अपने जैसलमेर में है। सोनारगढ़ कहाँ पे है? ये जैसलमेर में है। बाकी सारे सही हैं तो देख लेते हैं। चंद्र महल जयपुर में है। ठीक है, पांडु पुल अलवर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। ठीक है, रानी जी की बावड़ी तो बहुत प्रसिद्ध है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, संख्याकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं निष्कर्ष। कथन दे रखा है पिछले वर्ष में शहर में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। निष्कर्ष, ठीक है, अब इसके दो निष्कर्ष दे रखे हैं कथन के। पहला, पुलिस बल अपराध को रोकने में अधिक प्रभावी हो गया है। और दूसरा, नागरिक अब 1 साल पहले की तुलना में सुरक्षित महसूस करते हैं। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है ये हमें बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है। यानी कि दोनों ही मतलब जो है अनुसरण नहीं करते हैं। कैसे? चलो हम देख लेते हैं थोड़ा कि कथन में देखो क्या दिया हुआ है कि पिछले वर्ष में शहर में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे ये जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है कि भाई पुलिस बल अपराध रोकने में अधिक प्रभावी है ना? इसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पे कि भाई पुलिस कुछ अच्छा काम वाम कर रही है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और ना ही ये पता चल रहा है कि नागरिक अब 1 साल की तुलना में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा है कि भाई अपराध कम हो गया तो नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे, ये भी तो नहीं लिखा है ना। तो दोनों ही जो निष्कर्ष जो है ये अनुसरण नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये अपने फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन 24, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्यवाही क्रमांक 1 और 2 दी गई है। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि कौन सी कार्यवाही करने के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करती है। अब देखो कथन दे रखा है सबसे पहले, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है ना? क्योंकि बार-बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? शहरी क्षेत्र में जो है गाँव से मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है? बहुत वृद्धि हुई है अचानक से, क्योंकि बार-बार गाँव में फसल खराब हो जाती है, तो उनको भारी वित्तीय का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखो कार्यवाही, पहला, ग्रामीणों को उनके गाँव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहे। दूसरा, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, है ना? तो इसमें देखो इसका सही आंसर बताना है हमको, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो अपने करेक्ट हो जाएगा। केवल फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है, यानी कि पहला वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरा जो है वो तो अनुसरण नहीं कर रहा है ना? तो पहला वाला क्या था कि भाई अगर ग्रामीण जो है उनको गाँव में एक आय का एक और ऑप्शन दे देंगे तो वो फिर गाँव में रहेंगे, फिर वो सिटी में क्यों आएंगे, है ना? सिटी में किस लिए आते हैं कि गाँव में उनको अच्छी इनकम नहीं हो रही है, वो शहर में कमाने के लिए आ रहा है। जब गाँव में उनको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो वहीं रहेंगे। और दूसरा वाला क्या है अपने गलत है, कैसे है कि उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी विकल्पों तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इससे तो स्थिति और विकट हो जाएगी, है ना? फिर तो क्या करेंगे सारे ग्रामीण जो है बेहतर सुविधाओं के लिए शहरों में आने लगेंगे, तो इसलिए ये क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है? उनको वहीं पर जो है वैकल्पिक स्रोत देंगे तो वो गाँव में ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक कथन दिया गया है उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन, गुणवत्ता वाला भोजन महंगा है। रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट का नवीनीकरण कर रहे हैं क्योंकि फर्नीचर पुराना हो गया था। निष्कर्ष, रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, सभी रेस्टोरेंट उनका फर्नीचर पुराना हो जाने पर उसका नवीनीकरण करते हैं। तो इसमें से सही बताना है तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक अनुसरण और ना ही 2, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष क्या है इसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26, मान लीजिए P, Q, R, S और T 5 कथन इस प्रकार है कि पहला, यदि P सत्य है तो Q और S दोनों सत्य हैं। यदि R और S सत्य है तो T असत्य है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, यदि T सत्य है तो P या R में कम से कम एक असत्य होना चाहिए। दूसरा, यदि Q सत्य है तो P सत्य है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमको इसमें। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, केवल जो एक जो है वो सही है, दूसरा वाला अपने क्या है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27, निम्न कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें। कथन, कुछ बिल्ली गाय नहीं है, ठीक है? कथन क्या दे रखा है, कुछ बिल्ली गाय नहीं है और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। निष्कर्ष देखो दे रखे हैं, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता नहीं, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो कथनों से निकाला गया है? तो देखो इस क्वेश्चन को कर दिया है इन्होंने डिलीट, क्वेश्चन नंबर 27 को, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्ष में देखो, है ना, ये देखो निष्कर्ष में, है ना, या निष्कर्ष में चूहा शब्द प्रयोग हो गया है, ठीक है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है? चूहा जो है यहाँ पे प्रयोग हो गया है जो कि क्या है अपने गलत है और इसका जो हल संभव नहीं था, इसलिए इसको कोई
डिलीट कर दिया गया है क्वेश्चन को। चलिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 निम्न कथनों पर का परीक्षण कीजिए। पहला, सभी रंग सुखद होते हैं। दूसरा, कुछ रंग सुखद होते हैं। तीसरा, कोई भी रंग सुखद नहीं होता है। और चौथा, कुछ रंग सुखद नहीं होते हैं। यह देखते हुए कि कथन 4 सत्य है, क्या निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एक असत्य है। यानी कि एक जो है वो अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 निम्न समस्या स्थिति के निराकरण हेतु उचित कार्यवाही का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है ना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के सामने विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन कर व्यस्ततम समय में शहर में वाहनों के आवागमन को रोकने का निर्णय लिया गया है। अब इसकी कार्यवाही देखो। पहला, सरकार को तत्काल देश में हर प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा, शहर में वाहनों के आवागमन में सहायता करने के लिए शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर में सभी जगह अतिरिक्त बल तैनात करने चाहिए। और तीसरा, राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले ज्ञात अपराधियों की निवारण गिरफ्तारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अपने को जो है वो सही बताना है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाला जो है ना, ये अपने सही है। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कथन 2 को सही क्यों माना है, क्योंकि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का क्या दायित्व होता है कि यह यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और आमजन जो है वो परेशान ना हो, तो वो शहर की शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जो है पुलिस बल जो है वो तैनात करते हैं। ठीक है, जब भी कोई आंदोलन वगैरह होता है, अपन भी देखते हैं आंदोलन रैली या कुछ भी होता है ना, तो मतलब ताकि ट्रैफिक बाधित वगैरह ना हो, यातायात बाधित ना हो, तो उसके लिए अतिरिक्त जो है पुलिस बल लगाया जाता है। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। पहला वाला गलत क्यों होगा कि देखो पहला तो ये तत्काल आ गया इसलिए, और अगर जैसे कोई भी आंदोलन वगैरह होता है तो उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, तो ये अनुचित नहीं है। ठीक है, कोई भी आंदोलन वगैरह होता है तो हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती सरकार। और ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और ये जो है ये वाला भी अपने क्या है, गलत हो जाएगा, थर्ड वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 30 नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है? नमामि गंगे कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, जल सफाई व संरक्षण अभियान से। ठीक है, ठीक है, जो मृतक जो होते हैं उनके शवों को जल में बहाने से गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं की मात्रा अधिक हो गई थी। ठीक है, और अन्य प्रदूषक भी जिससे भी मतलब नदी जो है प्रदूषित हो रही थी, है ना। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने नमामि गंगे परियोजना चलाई गई, जो कि जून 2014 में प्रारंभ की। कब की गई? जून 2014 में जो है ये अपने शुरू की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या है, मतलब इसमें क्या क्या होगा? तो सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था है ना, नदी किनारे का विकास है, नदी सतह सफाई करना, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, है ना, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, ग्राम गंगा, गंगा ग्राम। तो ये सारे जो है इस कार्यक्रम में किए जाएंगे, है ना। सीवरेज ट्रीटमेंट करेंगे और नदी किनारे जो है विकास किया जाएगा ताकि मतलब साफ सफाई रहे, नदी की जो सतह है उसकी सफाई करे, जैव विविधता। तो ये सारे ये अपने जून 2014 में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 निम्न में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमुना जो है ये अपने भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कौन से स्थानों के मध्य तथा कब डाक परिवहन सेवा के रूप में हुई? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य जो है इसकी शुरुआत की गई, प्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 भारत में IOL द्वारा एशिया की पहली देशापारीय पाइपलाइन का निर्माण कहां से कहां तक किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नाहरकटिया से बरौनी के मध्य जो है इसका जो है निर्माण किया गया, है ना। भारत में जो है IOL है ना, एक सेकेंड,
IOL जो है उसके द्वारा एशिया की पहली देशपारीय पाइपलाइन नाहरकटिया, ठीक है, नाहरकटिया कहाँ है अपने असम में, नाहरकटिया कहाँ है असम में, और बरौनी कहाँ है अपने बिहार में, बरौनी बिहार के बीच जो है 1157 किलोमीटर लंबी जो है पाइपलाइन बनाई गई। कितना? 1157 जो है लंबी जो है पाइपलाइन बनाई गई, ठीक है, 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई। इसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित कर दिया गया, बाद में जो है इसको कानपुर तक विस्तारित कर दिया गया, ठीक है, 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो मेरे हिसाब से सबको आता ही होगा। इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये अपने असम में है, ठीक है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सी मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंसेप्टिसोल्स जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये अपने इंसेप्टिसोल्स जो है ये अपने 39% है ना, 39% जो है क्षेत्र पर जो है ये विस्तारित है, ठीक है, सबसे ज्यादा पे है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो एंटीसोल आती है, इसके बाद कौन सी आती है? एंटीसोल जो 28% पे क्षेत्र पे है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें तो एल्फिसोल आ जाएगी, ये अपने 13% क्षेत्र पे है, ठीक है। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही, देखो 13.5 पे है, तो मतलब आप पूरा एग्जैक्ट याद नहीं रखोगे और ऐसे भी याद रखोगे ऊपर ऊपर से मोटा मोटा, तो भी आपको रह जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है इंसेप्टिसोल है, ठीक है। उसके बाद एंटीसोल आ जाएगी 28% पर, फिर आती है एल्फिसोल 13% पर, फिर वर्टिसोल 8% पर, है ना। और इसके बाद जो है छोटी मोटी कोई और जो मृदा है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। मृदा दे रखी है और संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, तो हमको इसका मिलान करना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो क्या है अपने सही हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। चलिए हम फटाफट मिलान कर लेते हैं। काली मृदा, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? अपने महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। फिर लैटेराइट मृदा, तो ये अपने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, जो केरल का जो तटीय वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है ये पाई जाती है लैटेराइट। फिर लवणीय मृदा, तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात में पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा, तो ये उत्तर का मैदान और तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 37, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। वनस्पति प्रकार और उसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो ये दे रखे हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा, मैंग्रोव वन, हरड़ और ये चपलास, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव वन में कौन कौन से मुख्य वृक्ष आते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। मैंग्रोव में सबसे पहले आता है सुंदरी, है ना, सुंदरी। फिर फोनिक्स, ये जो मुख्य ना जो आते हैं मतलब एग्जाम्स में, वो बता रही हूँ मैं आपको। सुंदरी, फोनिक्स, फिर नीपा, फिर मैंग्रोव खुद एक वन है, मतलब खुद एक वृक्ष है। फिर क्योड़ो, क्या है? क्योड़ो है। एंगार है ना, ताड़ है, ताड़ हो जाएगा, ताड़, ठीक है। सैनेरीटा हो जाएगा। फिर सोनेरेशिया, नारियल, कैसूरीना, ये सारे जो है इसके वृक्ष हो जाएंगे, है ना। बाकी देखो दूसरे जो है सही है उनको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका एबोनी, महोगनी हो जाएगा, है ना। रोजवुड हो जाएगा, सिनकोना, है ना। फिर ये चपलास, ये चपलास है ना, ये अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। ये चपलास जो है सदाबहार वाले में आएगा, ठीक है। तो ये सारे अपने क्या है सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो ये हरड़ दे रखा ना, ये हरड़, ये अपने आ जाएगा मानसूनी वन में, ठीक है, मानसूनी वन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 38, निम्न में से भारत में वनावरण प्रतिशत के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम है, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि अपने डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में, ठीक है, कम से ज्यादा वाले में अपने को इसको देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा वनावरण प्रतिशत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है सही है, मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय और फिर मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन थोड़ी जो ये वन रिपोर्ट जो 2023 वाली है, 18वीं वन रिपोर्ट, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं ताकि आप लोगों का क्या रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 2023 वाली रिपोर्ट कौन सी थी? 18वीं वन रिपोर्ट थी। इसके अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना है? तो वन क्षेत्र हो जाएगा 23.59, ठीक है। 23.59% जो है वन क्षेत्र है। और अगर वनावरण पूछे
तो वो बताना है 21.7%। कितना है वनावरण? 21.7। देखो ये तो दोस्तों हो जाएगा भारत, भारत की बात कर रही हूँ मैं ना। ये अपने हो जाएगा वन क्षेत्र, और वनावरण पूछे तो 21.7 बताना है। अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम वनावरण वाले जो राज्यों का अवरोही क्रम अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देती हूँ, ठीक है, क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा अपने प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर वनावरण वाले राज्यों का अवरोही क्रम देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे? एमपी में है, ठीक है, वनावरण। फिर इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने अरुणाचल प्रदेश लिख दिया है। फिर तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चौथे पे आ जाएगा उड़ीसा, जो मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, देख लेना आप लोग, उड़ीसा। अगर हम प्रतिशत में देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम, सबसे ज्यादा मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम हो गया, जो कि कितना? 85.3% क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद मिजोरम के बाद दूसरे पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाता है ये अपने अरुणाचल प्रदेश लिख दिया मैंने। तीसरे नंबर पे आ जाता है अपने मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण और प्रतिशत। क्षेत्रफल में एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और अगर प्रतिशत में हम देखें तो मिजोरम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, और इसके बाद अपना मणिपुर आ जाएगा। तो इतना इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे और क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको बताती रहूंगी। 39, निम्न में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग है? ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र का कौन सा भाग है? सोन नदी है, पुनपुन, कोसी, दामोदर, तिस्ता। इसमें से सही आंसर जो है अपना हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। केवल 1, 2, 3, 4 यानी कि ये सारे ही जो है इसके भाग है। तिस्ता नदी जो है इसका भाग नहीं है अपने, है ना, तिस्ता इसका भाग नहीं है। और ये सारी जो है ये तो गंगा की सहायक नदियां ही हैं जो लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है झील और राज्यों में स्थित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, सूरज कुंड उत्तराखंड। ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा। सूरज कुंड कहाँ है? ये अपने हरियाणा में। कहाँ पे सूरज कुंड? हरियाणा में, ठीक है, ये सूरज कुंड हरियाणा में है। बाकी सारे जो है देखो सही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश में लिखा आ सकता है, और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर है ये, ठीक है, दोनों की। ये मान लो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा है ना, तो यहाँ पर ये पुलिकट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। फिर वेम्बनाथ, ठीक है, वेम्बानंद जो है ये अपने केरल में है, ये भी सही है। फिर सूरज कुंड मैंने बता ही दिया हरियाणा में है, और लोनार जो है ये अपने महाराष्ट्र में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41, दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको लोगों को अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस वीडियो से मेरी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर हो रही है, तो मतलब कमेंट वगैरह करो और लाइक करो वीडियो को। देखो आप लोग है ना कमेंट नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देखो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि यार थोड़ा सा बस एक लाइक ही तो मांगा, और क्या मांगा मैंने, है ना। तो लाइक वाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ, फटाफट लेके आऊँ। क्या है, मोटिवेशन मिलता है ना, तो जैसे आप लोगों को भी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो आप क्या इस स्पीड से पढ़ने लगते हो, है ना, फटाफट पढ़ते हो। तो उसी तरीके से मैं भी फिर थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी। और पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया कि जिस दिन मैं वीडियो डालूंगी उसके अगले दिन जो है उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और भी काफी सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो ठीक है, और मैं फर्स्ट ग्रेड की जो कलाम का जो टेस्ट सीरीज है जीके वाला, वो भी मैं शुरू कर रही हूँ। तो आपके जो भी दोस्त है ना फर्स्ट ग्रेड वाले, उन तक जरूर शेयर करना चैनल को, ठीक है, तो उनको जीके वाले में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो हम क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। तो आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए 41, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है अपने को, ठीक है। क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारे की बात हो रही है ना। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपने को इसको व्यवस्थित करना है। पहला है झांसी, फिर नागपुर, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो सबसे पहले झांसी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद नागपुर, फिर हैदराबाद, और फिर आता है अपने बेंगलुरु।
तो ये अपने क्या है, सही हो जाएगा। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है इसका NH पूछे अगर तो NH44 कौन सा है, NH44 है इसका, ठीक है। श्रीनगर कन्याकुमारी है ये, ठीक है। कौन सा है, श्रीनगर कन्याकुमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का अपने को चयन करना है, ठीक है। सबसे पहले ये रेलवे जोन आ जाएगा और उसके मुख्यालय आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने क्या है, सही हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे, तो इसमें आ जाएगा अपने ये जयपुर है इसका मुख्यालय। फिर आता है उत्तरी जो रेलवे जोन है तो उसका आ जाएगा अपने नई दिल्ली। फिर आता है उत्तरी मध्य जो है तो इसमें आ जाएगा अपने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। और पश्चिमी जो है तो ये मुंबई चर्च गेट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 43 निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर दे रखी है और उनकी लंबाई दे रखी है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपने को बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या अपने करेक्ट हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 1560 किलोमीटर, ये अपने क्या है, गलत है। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर है। कितना है, सिर्फ 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर जो है द्वारका एक्सप्रेसवे है, बाकी सारे सही है। तो देख लेते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर। फिर दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ठीक है, 1386, ठीक है। फिर अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर 1224 जो है किलोमीटर, ये अपने लंबा हो जाएगा, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेस है 29 किलोमीटर अपने लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सा है, जलमार्ग की बात कर रही हूँ मैं ना। नेशनल वाटरवेज जो 1 है वो जो है 1986 में घोषित किया गया इसको, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया, जो हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है। कहाँ से है, देखो, हल्दिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है, गंगा व हुगली नदी पर बनाया गया है, ठीक है। हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा और हुगली नदी जो है कौन कौन सी है, गंगा और हुगली, है ना। गंगा और हुगली नदी पर बनाया गया है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। और सबसे लंबा यही है, सबसे लंबा जो वाटरवेज है ना, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, वो यही है। पहला वाला ही सबसे लंबा है और सबसे पुराना भी यही है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, हल्दिया से फरक्का, फरक्का से पटना और पटना से इलाहाबाद, ठीक। तो देखो ये मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी है ना, कि देखो पहला तो ये कि भाई कहाँ से नहीं गुजरता, तो छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता, ठीक है। फिर ये पहला है और ये सबसे पुराना भी है और यही सबसे लंबा भी है। कितनी लंबाई है, 1620 किलोमीटर है। कब इसको घोषित किया गया, कब बनाया गया, तो 1986 में बनाया गया। कहाँ से कहाँ तक है, तो हल्दिया से इलाहाबाद तक है, गंगा और हुगली नदी पर इसको बनाया गया है। तो ये सारी चीजें देख ली हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना से संबंधित निम्न में से सत्य कथन नहीं है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है हमने अपने राजमार्ग उससे संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये करेक्ट है। ये परियोजना भारत के 23 राज्यों से गुजरती है, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये परियोजना, सही बता देती हूँ पहले तो मैं, सही क्या है इसका, ये अपने 12 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये अपने 12 राज्यों से गुजरते हैं, बाकी सारे सही हैं तो उनको भी फटाफट देख लेते हैं। ये परियोजना दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता महानगरों को जोड़ती है ना। ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई, ये चेन्नई, ये कोलकाता, इन महानगरों को जो है ये जोड़ती है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इस परियोजना में 5846 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले NH का निर्माण होगा। NH48, NH16 और NH19 इस परियोजना के महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज का मुझे पिछले RS प्री में ये क्वेश्चन आया था, कि इसमें क्वेश्चन आया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा वाला जो है ना, ये चारों में से, आई थिंक हाँ, ये चारों की लंबाई दे रखी थी और पूछा था
कि हाँ, लंबाई नहीं पूछा था कि इन चारों में से सबसे बड़ा या सबसे छोटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सा है। अब यार हमको क्या पता कि कौन सा है, क्रम में जमाना था इन चारों को, तो हमको इसमें अब किलोमीटर भी याद होने चाहिए इनके, ठीक है। आपके क्या पता एसआई में आ ही जाए, तो हम पूरा इसको ना डिटेल में देख लेते हैं एक बार, चलिए ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये, इसको पूरा अपन डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि यह लंबा कितना है, तो 5846 किलोमीटर जो है ये लंबा है, ठीक है। 5800 कुछ, ये 850 किलोमीटर लंबा है। इसमें 4 और 6 लेन के जो है बनेगा राजमार्ग, ठीक है। और ये दिल्ली हो जाएगा, ये अपने मुंबई हो जाएगा, ये चेन्नई और ये कोलकाता को जो है ये जोड़ेगा। 4 महानगर है ये, ठीक है। भाग 1 यानी कि दिल्ली से कोलकाता, ये दिल्ली से कोलकाता वाला जो है ना, ये कितना है, 14, एक सेकेंड, 1454 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यानी कि 1450 किलोमीटर ये लंबा है। फिर आता है कलकत्ता से चेन्नई, ये दूसरा वाला भाग है ना, ये अपने कितना हो जाएगा, तो ये अपने 1684 है ना, यानी कि ये 1684 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है। 1700 के समथिंग हो जाएगा। फिर तीसरा वाला भाग जो है चेन्नई से मुंबई वाला है ना, चेन्नई से मुंबई, ये अपने कितना हो जाएगा, 1290, 1290 किलोमीटर हो जाएगा ये। और फिर लास्ट वाला यानी कि मुंबई से दिल्ली वाला जो है, ये अपने कितना हो जाएगा, 1419 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, 19, ठीक है। ये 19 लिखा है, 1419 किलोमीटर ये अपने लंबा हो जाएगा। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको देखो कुल तो लंबाई याद रखनी ही रखनी है, ये भी याद रखनी है कि इनमें से, क्योंकि ये आपके आरएस प्री में क्वेश्चन आ रखा है कि इनको जमाओ, इनको क्रम से जमाओ। अब भाई इतना थोड़ी याद करता कोई इंसान, पर देखो आरपीएससी तो देखो कुछ भी पूछ सकती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से देखो सबसे लंबा कौन सा है, ये वाला है सबसे लंबा, तो है ना, ये कोलकाता से चेन्नई वाला सबसे पहले नंबर पे है। फिर इसके बाद देखे तो ये वाला हो गया, है ना, ये अपने दिल्ली से कोलकाता वाला। फिर इसके बाद ये मुंबई से दिल्ली वाला तीसरे नंबर पर, और अब ये चौथा जो है मुंबई से चेन्नई वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी सारी चीजें याद करवा दी, इसीलिए बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 46, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है इसमें, तो इसका, ठीक है, ये बंदरगाह और संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तूतीकोरिन केरल, ये अपने क्या है, गलत है, ठीक है। तूतीकोरिन तो कहाँ पे, ये अपने तमिलनाडु में, तूतीकोरिन अपने तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। बाकी सारे सही है। कांडला गुजरात में है, सही है। एन्नौर तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। 47, निम्न में से कौन सी गैस को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के 8 प्रमुख प्रदूषकों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। किसको शामिल नहीं किया गया है, तो ये पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CO2 जो है अपने करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 48, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर समझौते में भारत कब शामिल हुआ, ठीक है। इसमें देखो ये नहीं पूछा है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ, क्योंकि कब हुआ सबको पता है कि 1971 में, और इन्होंने पहला ही ऑप्शन यही दे दिया है कि 1971, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भारत कब इसमें शामिल हुआ है, क्वेश्चन ये है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1982 में जो है भारत जो है शामिल हुआ, ठीक है, या भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में, कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें, और ये लागू कब हुआ, देखो हुआ तो 1971 में, लेकिन यहाँ पर जो समझौता हुआ वो 1975 में लागू हुआ, जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना। देखो ऑप्शन भी देखो सोच समझ के बनाए, ऐसे ही नहीं बनाए ये ऑप्शंस भी। फिर भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हुआ। और फिर इसके बाद में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो कि कब 1997 से। देखो चारों ही ऑप्शन कितने काम के, मतलब कैसा गजब गजब क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, मैं ये देखती हूँ, है ना। देखो 1997 में जो है 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी 1997 से जो है हम वेटलैंड जो डे है 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो सारे बता दिए हैं कि 1971 में क्या हुआ, सबसे पहले ये अपने सम्मेलन हुआ, फिर 75 में ये अपने लागू हुआ, फिर 82 में भारत इसमें शामिल हुआ, और 97 से
हर वर्ष 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 2025 की जो थीम है, वैसे 2025 की आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आपका पेपर 26 में है तो 26 की ही पूछेंगे, फिर भी बता देती हूँ। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख समझौते, प्रोटोकॉल और संबंधित विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल था ये अपने जैव सुरक्षा से संबंधित था। किससे? जैव सुरक्षा जो है उससे संबंधित था। बाकी सारे सही हैं तो देख लेते हैं। हेल्सिंकी प्रोटोकॉल अम्ल वर्षा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल ओजोन क्षरण से। फिर बेसल संधि ठोस अपशिष्ट निपटान से, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सूची 1 और 2 को अपने को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। खनिज और खनन क्षेत्र दे रखे हैं इसमें अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ना, वो अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट तो ये अपने कहाँ पे है, केसर देसर में है, ठीक है। फिर आता है मैग्नीज, तो ये अपने कहाँ पे हो जाएगा, कांसला में हो जाएगा। फिर तांबड़ा, तो तांबड़ा हो जाएगा अपने सरवाड़ में। और फिर सीसा जस्ता, तो ये अपने हो जाएगा कायड़ में, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये अपने को क्या रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सिंद्रियास, टुनका, भगतपुरा निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो है ये अपने अभ्रक के खनन क्षेत्र है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में अभ्रक जो है कितना उत्पादित होता है? तो राजस्थान में देश का 22% अभ्रक जो है वो उत्पादित होता है। कितना? 22%। और अभ्रक के जो ये उत्पादन क्षेत्र है कौन कौन से हैं? क्योंकि देखो अभ्रक इम्पोर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान है ना। तो देखो भीलवाड़ा में कौन कौन से अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र है? तो नाथ की नेरी है ना, तुनका, सिंद्रियास, ये जो हमने देखे सिंद्रियास, तुनका, भगतपुरा, तो हाँ भगतपुरा है ना, दांता, भुणास, ये सारे इसके हो जाएंगे प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। ये भीलवाड़ा में है सारे के सारे। चलिए नहीं ये भगतपुरा है ना, ये भगतपुरा तो उदयपुर में, ये सिंद्रियास और ये टुनका जो है ना, ये दोनों भीलवाड़ा में है ना, भुणास, दाता, भुणास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एमसैंड नीति 2024 के तहत वर्ष 2028-29 तक कितनी मात्रा में एमसैंड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 30 मिलियन टन प्रति वर्ष जो है अपने इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए थोड़ी सी एमसैंड नीति फटाफट से देख लेते हैं। एमसैंड नीति 2024 प्रारंभ कब हुई है? 4 दिसंबर 2024 को ये अपने प्रारंभ हुई। इसकी अवधि 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2029 2029 तक या फिर नई नीति की घोषणा होने तक, ठीक है। तो प्रारंभ 4 दिसंबर 2024 और 31 मार्च 2029 तक, या फिर जब तक नई नीति की घोषणा नहीं हो जाती। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य याद रखना है हमको। तो पहला, मौजूदा एमसैंड उत्पादन को 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? प्रति वर्ष की दर से 20% बढ़ाना है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया। 2028-29 तक प्रतिवर्ष 30 मिलियन टन उत्पादन को प्राप्त करना। 28-29 तक कितना? 30 मिलियन, सॉरी 30% नहीं आएगा ये, ठीक है, 30 मिलियन टन, एमटी यानी कि मिलियन टन है, ठीक है। 30 मिलियन टन तक अपने उत्पादन करना है हर साल। देखो बढ़ाना तो कितना है? 20% हर साल। और 28-29 तक करना कितना है? तो 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना है, ठीक है। तो ये अपने जो है एमसैंड के मुख्य प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन 53, निम्न में से राजस्थान से 100% उत्पादित होने वाला खनिज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेनाइट जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। और राजस्थान के जो एकाधिकार वाले यानी कि 100% वाले, यानी कि पूरा का पूरा राजस्थान में ही उसका उत्पादन होता है, तो वो कौन कौन से हैं? तो 3 है, ठीक है। 100% वाले कौन से हैं? 3 है। पहला आता है सीसा जस्ता, है ना, सीसा जस्ता। दूसरा आता है सेलेनाइट जो हम अभी देख ही चुके, सेलेनाइट। और तीसरा आता है वॉलेस्टोनाइट, ठीक है, वॉलेस्टोनाइट, ठीक है, वॉलेस्टोनाइट।
ये देखो दोस्तों, मैं ना हाथ से ही लिखती हूँ, तो इस वजह से ना सही से दिखता नहीं है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा मतलब मेरे वीडियो को थोड़ा प्रमोट वगैरह करोगे, है ना, शेयर वेयर करोगे, तो फिर थोड़ा बहुत पैसा आएगा मेरे को, तो मैं भी है ना पेन से लिखूंगी, तो वो बाकी लोग ऐसे है ना एकदम क्लियर लिखते हैं, जैसे क लिखना है तो ऐसे दिखता है, छोटा छोटा भी लिख रहा है, मानो इतना सा लिखा ना, तो वो क एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि वो पेन यूज करते हैं। तो अभी जो है मेरे पास इतना बजट है नहीं, तो अपन हाथ से ही काम चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे जो है सब चीजें मैनेज हो जाएगी, है ना। तो ये देखो, देख चुके अपन, सीसा जस्ता देख लिया, सेलेनाइट देख लिया और वोलेस्टोनाइट, ये तीनों जो है 100% वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक कोयला भंडारण क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये शर बारोदिया जो है, ये अपने क्या है, कोयला भंडार क्षेत्र नहीं है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो शर बारोदिया जो क्षेत्र है, ठीक है, शर बारोदिया क्षेत्र, ये किसके हैं, कौन से खनिज से संबंधित है? तो ये अपने सिलिका सैंड जो होती है ना, कौन सी, सिलिका सैंड, सिलिका सैंड जो होती है, यानी कि कांच जो बालू का होता है ना, उसका संबंधित क्षेत्र है ये शहर। तो ये शहर तो अपने हो जाएगा, जयपुर में है ये शहर, ठीक है, सिलिका सैंड के। और बारोदिया जो है ये अपने बूंदी में, ठीक है। तो शहर तो जयपुर में है, बारोदिया अपने बूंदी, कहाँ पे है, बूंदी में। अब अब हम दूसरे जो ये कोयला वाले जो क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं, भी कोयला के बारे में भी जरूरी है जानना, है ना। ये आंसर तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोयले के देखो 4 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, 4 प्रकार, एंथ्रेसाइट, ठीक है, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट, है ना। सबसे अच्छा किस्म का एंथ्रेसाइट है और सबसे घटिया किस्म जो है वो पीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र है वहां पे लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, ठीक है। कौन सा, बाड़मेर का जो गिरल है, गिरल, वहां पे क्या है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है। और वो राजस्थान, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कौन सा कोयला पाया जाता है, तो अपने राजस्थान में टर्शियरी काल यानी तृतीयक काल का जो लिग्नाइट कोयला है ना, ये लिग्नाइट वाला अपने राजस्थान में ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इस लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन लगभग 60% होता है, यानी कि ये कम ऊर्जा देता है, ठीक है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अगर अपन उत्पादन क्षेत्र देख ले तो बाड़मेर में देखो गिरल, कपूरी, जालिपा, है ना। ये देखो जालिपा हो जाएगा, बोथिया, फिर ये अपना नागौर में देखें तो कसनौ, इग्यार, माता सुख, मोखला, मेड़ता रोड, है ना। फिर बीकानेर में देखें तो पलाना, बरसिंगसर, चानेरी, गुड़ा, है ना, ये गुड़ा चानेरी दे रखा है, ये मोखला, माता सुख, ये अपने नागौर में हो जाएगा। तो ये सारे अपने हो जाएंगे क्षेत्र इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बूंदी जिले में चूना पत्थर के भंडार हैं। बी, चौकरी, चांपोली, सीकर और मांडो की पाल डूंगरपुर में फ्लोराइड के भंडार हैं। और सी, चाइना क्ले को केओलिन भी कहा जाता है। सही बताना है हमको इसमें, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों ही क्या में सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56, निम्न में से कौन सा निगम राज्यस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यानी कि राजसी को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो राजसिको की अगर इसकी स्थापना पूछे तो जून 1961 में इसकी स्थापना हुई और 1975 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला। स्थापना 1961 में हुई, इसको जो दर्जा है वो कब मिला, तो अपने 1975 में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 57, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों, इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों, आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 58, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादों में निम्न जिले और उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में कौन सा गलत है, ठीक है। तो उत्पाद और जिले में जो है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागौर, मेहंदी, ये तो देखो साफ साफ दिख रहा है, मेहंदी कहा कि प्रसिद्ध अपने सोजत, सोजत का अपने पाली में, तो पाली इसका आंसर हो जाएगा, है ना।
बाकी सारे जो है सही है। देखते हैं, बाड़मेर कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, फिर दौसा में दरी गलीचे, पत्थर उत्पाद, फिर जोधपुर में फर्नीचर हस्तकला उत्पाद, ठीक है। और नागौर का क्या है, हाथ के उपकरण, ठीक है, उपकरण, ठीक है, उपकरण, हाथ के उपकरण जो है ये नागौर के प्रसिद्ध है। पाली में मेहंदी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। सूची 1 और 2 को जो है अपने को मिलान करना है, ठीक है। उद्योग और अवस्थिति दे रखी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेती हूँ। तो ये अपने उद्योग और अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने क्या हो जाएगा, पहला वाला। चलिए मिलान करते हैं। पहला है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये अपने कहाँ है, गुलाबपुरा में है। फिर दूसरा ये वस्टेड स्पिनिंग मिल, ये अपने कहाँ पे है, तो ये चूरू में है। फिर श्री सीमेंट ब्यावर में है। और जेके टायर जो है ये अपने कांकरौली में हो जाएगा, कांकरौली राजसमंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 60 क्वेश्चन 60, वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्कों और उनकी अवस्थिति को सुमेलित कर उपयुक्त कोट की पहचान करनी, ठीक है। पार्क और जोन दे रखे और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ना, ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिरेमिक पार्क ये कहाँ है अपने, तो ये सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है। फिर इसके बाद स्टोन पार्क, तो ये अपने बूंदी में। फिर फार्मा पार्क, तो ये अपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन ये अपने कहाँ पे, सांगानेर जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चीनी उद्योग, पहला मील के आसपास के क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता, दूसरा परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, और तीसरा सल्फर और चूने की उपलब्धता, चौथा सस्ता और कुशल श्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है, केवल ए और डी, है ना। ए और डी जो है ये इसको प्रभावित कर रहे हैं, बी और जो सी है ये अपने क्या है, सही नहीं है। एक मिनट दोस्तों, ये अपने ना इसमें बी वाला जो ऑप्शन है ना, ये अपने क्या सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ये अपने क्या सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये सारे जो है ये अपने प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62, निर्देश, निम्नलिखित वृत्तारेख में एक परिवार द्वारा एक वर्ष में विभिन्न चीजों पर किए खर्च को दर्शाया गया, ठीक है। एक साल में जो अलग अलग चीजों पर जो खर्च किया वो दिखाया। इस वृत्तारेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों को उत्तर देने हैं हमको, ठीक है। देखो ये देखो, आवास का रख रखाव 10%, भोजन पे 30% खर्च किया, दवाओं पे 12.5%, फिर मनोरंजन 10%, कपड़े 12.5% और बच्चों की शिक्षा 25% पे। पहला, भोजन और दवाओं पर किए किए गए कुल खर्चों का अनुपात कितना है। भोजन और जो दवाएं हैं उसका अनुपात पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन 12:5 जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निर्देश, प्रश्न 63-64, यह बार चार्ट इतिहास और भूगोल में 4 छात्र यू वी डब्ल्यू और एक्स के प्रतिशत अंक दर्शाता है। बार चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें, ठीक है। तो ये इतिहास और भूगोल के देखो दे रखे हैं, है ना। तो इसका ये देख लो आप लोग आराम से। अब ये क्वेश्चन है, दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं। अगर हम दोनों विषयों में देखें, सबसे अधिक जो है वो किसके अंक हैं, देख लो आप लोग आराम से। तो जब हम इनका संयुक्त अंक प्रतिशत अंक देखेंगे, अगर देखो तो यू वाले का कितना हो जाएगा, 75 + 80, है ना। तो कितना होगा, 155 हो जाएगा। फिर अगर वी का देखें तो कितना हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। इसने लिखा भी है देखो यहाँ पे, है ना, हमारे आसानी के लिए। फिर अगर हम डब्ल्यू का देखेंगे तो 150 आ जाएगा, और ये एक्स का देखेंगे तो 147। तो देखो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, यू का हो रहा है ना। यू है ना ऑप्शन में, ये देखो ये यू, तो ये अपने क्या है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यू। कितना इजी क्वेश्चन है, यू हम डरते रहते फालतू।
64। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है? तो ठीक है, अगर हम देखेंगे इतिहास का पूछा है सिर्फ, ठीक है, तो इतिहास का देख लो फटाफट। अगर हम इतिहास का देखें तो देखो 75 प्लस 63 प्लस 80 और प्लस ये 72 आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, चलो 72, ठीक है। और अपॉन 4 अगर करें हम तो ये कितना आएगा, ये आएगा 72.5 आएगा, है ना। तो देखो ऑप्शन में है क्या, ये 72.5, ये देखो ये रहा तीसरा, तो ये अपने सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65। निम्न आरेख निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 10 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, देख लो आराम से इसको आप लोग। अब क्वेश्चन, 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई? 6 की तुलना में 8 में जो है कितने प्रतिशत कमी आई है, ये पूछ रहे हैं। देखो ये 6 और ये अपने 8, ये कमी तो आई है ना, कितने प्रतिशत आई है ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये जो है अपने कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 66। निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 वर्षों की जनसंख्या क्रमवार 2001 और 2 में 2.5 लाख और 2.4 लाख है। ठीक है, वर्ष 2001 और ये 2 दे रखा है, कुल जनसंख्या इतनी है और ये कुल जनसंख्या इतनी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 2002 में बिहार की जनसंख्या तथा 2001 में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग अनुपात है। ठीक है, 2002 में बिहार की जनसंख्या पूछी है और 1 में जो है अपने राजस्थान की जनसंख्या का अनुपात पूछा है। तो अपने कितना हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन है ना, ये अपने क्या करेक्ट हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 67। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। तो बताओ सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, 124 जो है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं देखो सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मेरे को इसका सेकंड पार्ट डालना पड़ेगा। और बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम एक ही वीडियो में सारा सब कुछ कराओ, है ना, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो एक में फिर पॉसिबल नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन 68 पे चलते हैं अपन। इस दंड आलेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, महाविद्यालय के 5 भिन्न भिन्न विभागों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, लड़के देखो काले काले दे रखे और लड़कियां देखो गोरी गोरी, तो यहाँ भी देखो भेदभाव कर दिया लड़के काले दे दिए। चलो तो ये आप लोग आराम से इसको देख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देखना। हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उनका प्रतिशत बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा, ये नीचे भी दे रखा है क्या, नहीं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। 37.5 यानी कि 37.5 जो है ये अपना क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 69। कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। ठीक है, ये देखो 2016-17 दे रखा है, फिर ऋण, ब्याज, वेतन और कर ये अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है और 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। 2016 की तुलना में 17 में वेतन कितना अधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 22.5 लाख रुपए जो है ये अपने अधिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 70। निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। दूसरा,
राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है और दूसरा सही नहीं है, यानी कि पहला वाला जो सही है दूसरा वाला सही नहीं है। दोस्तों देखो, ये आपके आंसर की में थोड़ा सा गलत दे रखा है आंसर, ठीक है। इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर की में ही आंसर गलत दे रखे है, बताओ क्या करें। ये तो चलो मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट और दो दोनों ही सही नहीं है, पहला और दूसरा दोनों ही अपने क्या है सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, अब हम ये देख लेते हैं। क्योंकि देखो इसके जो प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। 30 दिन नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 60 दिनों के भीतर जो है आप अपील कर सकते हो। कितने दिन, 60 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसमें भी सेम यही मिस्टेक की है, 30 दिन नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 60 दिनों के भीतर अपील ले सकता है। और अगर वो संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय, और अगर जैसे मान लो 60 दिन के अंदर अंदर किसी ने अपील नहीं की और अगर कोई बाद में अपील करने गया और उसके पास कोई वैलिड रीजन है, ठीक है, तो भी वो उसकी अपील को सुन लेगा, ठीक है। तो ये अपने 60 दिन आएगा दोनों जगह, तो ये दोनों कथन गलत थे, है ना। ये देखो आंसर मिस प्रिंट था उसमें। चलिए क्वेश्चन अपन 71 पे चलते हैं। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। नागरिक अधिकार पत्र के बारे में बात हो रही है। पहला, नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ताओं को लेकर नागरिकों के प्रति एक प्रतिबद्धता है। दूसरा, नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है। और तीसरा, नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं सम्मिलित है। सही इसमें अपने को बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है वो अपने क्या सही है, दूसरा वाला जो है कथन गलत है, ठीक है। गलत इसलिए है क्योंकि नागरिक अधिकार पत्र जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या है, ये वाद योग्य नहीं है। बाकी जो दोनों अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 72। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्न कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है हमको। पहला, अधिनियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुआ। दूसरा, प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। तीसरा, आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील अधिकारी 7 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, ठीक है। तो इसमें से अपने को सही बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सही है, जो अपना तीसरा वाला क्या है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन 73। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। इसमें अपने लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्रों को कब लागू किया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75। एक नागरिक मित्रवत अधिकार पत्र का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। ये क्या है, उसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, शिकायतों के निवारण होते हैं ना, कानूनों और विनियमों का पुनरावलोकन होता है। फिर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं आएगा, शक्तियों का क्या आएगा, विकेंद्रीकरण आएगा, है ना। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को ऐसे बांटना अलग अलग, ठीक है। फिर सूचना तक पहुंच, ये सारे क्या है सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76। 2019-20 में लाए गए लोक जवाबदेही अधिनियम के अनुसार विभागों के अधिकारियों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया जिसके तहत निष्पक्ष सूचना आम जन को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जन सूचना पोर्टल। ये क्या सही हो जाएगा, 2019-20 में जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। कोई नागरिक
जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस भाषा में आवेदन करेगा। ठीक है, तो भाषा पूछी है तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी भाषा में, यानी कि सारी भाषा में, हिंदी भाषा में भी और वहाँ की जो स्थानीय राजभाषा वहाँ पे भी, अंग्रेजी भाषा में भी, सारे जय अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, लोक नीति के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन। यह एक स्थायी दस्तावेज होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो देख लेते हैं। लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक होती है, लोक नीति लक्ष्योन्मुखी होती है, लोक नीति में वैधानिक शक्ति निहित होती है। ठीक है, और लोक नीति गतिविधियों का सतत और निश्चित क्रम है। ठीक है, लोक नीति क्या है, एक सतत और निश्चित क्रम है। ठीक है, निश्चित क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ठीक है, फिर दूसरा, इस अधिनियम की धारा 2B में बालक को परिभाषित किया गया है, तो इसमें अपने को सही बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ए और बी क्या दोनों ही क्या अपने सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, अधिनियम तो कब का है देखो 2005 का, लेकिन अगर आपको पूछे कि ये लागू कब हुआ तो ये अपने कब लागू हुआ, ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसमें देखो धारा 2 जो है ना, धारा 2 में अलग अलग दे रखे हैं कि कौन किसमें है, तो मैं एक बार आपको फटाफट बता देती हूँ। धारा 2 दे रखी है। ठीक है, धारा 2 में जो है अलग अलग परिभाषाएं हैं तो वो दे रखी है, जैसे धारा 2A, मैं थोड़ा सही से लिखती हूँ। धारा 2A में क्या है, व्यथित व्यक्ति है, क्या आ जाएगा, व्यथित। ठीक है, व्यथित व्यक्ति जो है धारा 2 में 2A में दे रखा है। फिर 2B में अभी हम देख ही चुके, क्या आएगा, बालक आएगा। फिर 2C में आएगा घरेलू घटना रिपोर्ट, क्या आएगा, रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग आराम से सुन लेना। फिर धारा 2C के बाद धारा 2F, क्या आएगा, धारा 2F में क्या है, तो घरेलू नातेदारी, क्या है, घरेलू नातेदारी आ जाएगा, ये नातेदारी लिख दिया है मैंने। फिर 2G, उसमें आएगा प्रत्यक्ष थी, क्या आएगा, प्रत्यक्ष थी। और फिर धारा S, साझी गृहस्थी, तो वापस रिपीट कर देती हूँ। 2A में आएगा व्यथित व्यक्ति, 2B में आएगा बालक, 2C में आएगा घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक है, घरेलू घटना रिपोर्ट। फिर 2F में आएगा घरेलू नातेदारी। ठीक है, और 2S में आएगा साझी गृहस्थी, क्या आएगा, 2S में साझी, S यानी कि साझी गृहस्थी, ऐसे याद रख लो, S साझी, है ना, साझी गृहस्थी। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 80, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, देखो इसमें से क्वेश्चन नीचे नहीं है, हाँ यहीं तक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, धार्मिक दुरुपयोग जो है इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 81, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, धारा 5 में जो है अपने पुलिस अधिकारी या सेवा प्रदाता और जो मजिस्ट्रेट है उनके कर्तव्य है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फटाफट कर्तव्य भी याद करा देती हूँ, देखते हैं कितना याद करते हो आप लोग। कर्तव्य, किसके कर्तव्य कौन सी धारा में दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है धारा 5 जो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता, इनके कर्तव्य है। फिर धारा 9, धारा 9 में किसके कर्तव्य है, अपने संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। धारा 9 में अपने संरक्षण अधिकारी जो होता है उसके कर्तव्य है। फिर धारा 10, धारा 10 में है सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य। ठीक है, धारा 10 में क्या है, सेवा जो प्रदाता जो है उनके कर्तव्य है। और फिर धारा 11 में, 11 सरकार,
ठीक है। 11 में क्या है? सरकार, ये मैंने सरकार लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ नीचे। ठीक है, धारा 11 में सरकार के कर्तव्य है। ठीक है, तो हम देख लिया। धारा 5 में किसके किसके हैं? पुलिस अधिकारियों के हैं या मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। ठीक है, यहाँ मजिस्ट्रेट भी लिख दिया है मैंने, मजिस्ट्रेट। फिर धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 में सेवा प्रदाता और धारा 11 में सरकार के कर्तव्य है। सबके कर्तव्य हमने देख ही लिए एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 82 पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रत्यक्षति द्वारा संरक्षण आदेश को भंग करने पर डैश से दंडनीय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, 1 वर्ष कारावास और 20,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये धारा 31 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 83। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D के अनुसार कितनी आयु तक का व्यक्ति बालक की परिभाषा में सम्मिलित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 वर्ष से जो कम आयु का जो बालक है, जो है व्यक्ति, उसको जो है बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है ना। आप लोग बहुत सुनते होंगे ये पॉक्सो एक्ट जो है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट, तो इसमें बालक कितने को माना गया? 18 वर्ष जो कम आयु के जो है लोग, उनको बालक माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84। पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में असुमेलित युग्म का चयन करना है। असम्मिलित कौन सा है इसमें से? तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 4, ये क्या है अपने? गलत है। ठीक है, बाकी सारे जो है ये अपने सही है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3, फिर लैंगिक हमला धारा 7, लैंगिक उत्पीड़न धारा 8 दे रखा है। ठीक है, ये अपना गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो है ये धारा 5 में दे रखा है। कितने में? धारा 5 में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 85। राजस्थान में सर्वप्रथम किस विभाग ने नागरिक अधिकार पत्र जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, खाद्य और आपूर्ति विभाग जो है उसने जो है अपने नागरिक अधिकार पत्र जारी किया। कब किया? 1998 में किया था ना, हमने देखा भी था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राजसी को नोडल एजेंसी बनाया गया। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। और तीसरा, यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो है इसके बारे में सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। बी और सी जो है ये सही है, ए वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो इसका सही क्या होना चाहिए भाई। नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है इसमें? तो रिको को बनाया गया है। किसको बनाया? रिको को। राजसी को नहीं आएगा, रिको। रिको क्या है ये नोडल एजेंसी बनाया गया। अगर नोडल विभाग की बात करें तो अपने उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है इसको नोडल विभाग बनाया गया है। किसको? उद्योग और वाणिज्य विभाग को। बाकी सारे तो देख ही लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 पे चलते हैं। सौंद माटी प्रलेखन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर को डूंगरपुर से किया गया। बी, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिलों को सम्मिलित किया गया। और सी, इस योजना का नोडल विभाग जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को बनाया गया। सत्य कथन की हमको पहचान करनी है इसमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ए और सी सही है, बी वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सौंद माटी प्रलेखन योजना ये 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर से शुरू हुई। नोडल विभाग इसका है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, देख लिया हमने। क्रियान्वयन संस्था, ठीक है, क्रियान्वयन कौन कर रहा है इसका? तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान जो कि उदयपुर में है वो इसका क्रियान्वयन करेगी। कौन? माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान। फिर आता है कि इसमें कितने जिलों में जो है इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो कितने जिले हैं? 9 जिले। कितना है अपने? 17 नहीं है भाई, कितने हैं? 9 जिले जो है इसमें शामिल किए गए हैं। 9 जिले के कितने गांव हैं? तो गांव भी लिख देती हूँ मैं, 5,696।
5696 गांवों को शामिल किया गया है। कितने हैं अपने? 9 जिलों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 88 12 नवंबर को जारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए। इसमें से हमको सत्य कथन बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है ना वो सही हो जाएगा। पहला वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो राजस्थान जो है ना वो अपने इस योजना के तहत 5वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है भाई? तीसरे पे नहीं है। कितने पे है राजस्थान? 5वें नंबर पे इस योजना के तहत। बाकी ये दूसरा वाला हम देख ही चुके, ये अपने क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 मार्च 2026 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेसीसी सीतापुरा जयपुर में जो है इसको किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नवंबर 2025 में जारी विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट में राजस्थान निम्न में से किन किन योजनाओं के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान रहा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि हम प्रथम स्थान पर किस किस में रहे। ठीक है, तो देखो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वितरण में। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी वाला ना इसमें हम क्या देश भर में पहले स्थान पर रहे हैं। बाकी जो है सही नहीं है। देखो ऐसे तो काफी सारे हैं जिसमें हम पहले स्थान पर रहे हैं, पर मैं आपको कुछ जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, दो तो हम देख ही चुके, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसके बाद पीएम कुसुम योजना जो है उसका कंपोनेंट ए है ना, कंपोनेंट ए वाला उसमें हम पहले पे रहे हैं। फिर फिट इंडिया फ्रीडम रन में, किसमें? फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में। फिर स्वच्छता ही सेवा अभियान में। फिर पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में, अंगदान को बढ़ावा देने में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में, है ना। ये काफी सारे जो है इसमें अपन जो है पहले नंबर पे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 91 यमुना प्रवाह यात्रा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए 26 नवंबर को अमर जवान ज्योति जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत इस यात्रा का शुभारंभ किया। बी यह यात्रा राजस्थान के 5 जिलों जयपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर और सिरोही से गुजरेगी। इसमें से अब हमको सत्य कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए सही है। बी वाला क्या है? गलत है। ठीक है, कि भाई 26 नवंबर को ये अपने अमर जवान ज्योति से शुरू हुई। ठीक है, किसके तहत हुए? सरदार @150 यूनिटी। कहाँ से गुजरेगी? तो ये अपने 5 जिलों से गुजरेगी। कहाँ कहाँ से? जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ उदयपुर की जगह लिखना था जोधपुर। ठीक है, अब जोधपुर भाई राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, तो उसको तो शामिल करेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ जोधपुर आएगा, उदयपुर नहीं आएगा। बाकी सारे सही है। ठीक है, 5 जिलों से जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही से गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 14 नवंबर को जारी अंता 12 विधानसभा उपचुनाव परिणाम में किसे विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रमोद जैन भाया। ये अपने कांग्रेस, है ना, ये देखो ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये ठीक है उससे जो है ये विधायक चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 17 से 30 नवंबर तक भारत व ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाजन रेंज बीकानेर में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 लाभ कैल्क है। अब ये लाभ कैल्क क्या है? ये तो समझ में आ रहा है कि भाई कैलकुलेटर है ना, कैल से, पर क्या है ये? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है ये। ठीक है, क्या है ये? पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95, जालोर इनलैंड पोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जालोर इनलैंड पोर्ट, पहला, इसके निर्माण हेतु डीपीआर आईआईटी जोधपुर द्वारा तैयार की गई। ठीक है, डीपीआर किसने? आईआईटी जोधपुर में तैयार की। बी, इसके विकास हेतु राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य एमओयू हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में एमओ हुआ? राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जल, इसके बीच में। ठीक है, सी, इसके विकास के पश्चात राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट यानी कि कच्छ से जुड़ जाएगा। सत्य कथन बताने हैं हमको, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी सही है। ए वाला क्या आपने गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि इसकी डीपीआर जो है वो आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। किसने? आईआईटी मद्रास जो है ना, यानी चेन्नई वाली, उसने तैयार किया है, जोधपुर वाली ने नहीं। बाकी दोनों पे क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। 16 नवंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने डैश को राजस्थान के डैश मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति दी। ठीक है, तो सबको पता है कि भाई वी श्रीनिवास जो है उनको जो है हमारे मुख्य सचिव बनाया गया, पर कौन से नंबर के हैं ये भी तो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी श्रीनिवास जी को हमारा मुख्य सचिव, और ये अपने 46वें नंबर के मुख्य सचिव है। ठीक है, ये भी याद रखना है, 46वें। ठीक है, 46वें नंबर के हैं वी श्रीनिवास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी के अंतर्गत हनुमानगढ़ के विकास कुमार को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा, देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी का तृतीय पुरस्कार हर्षित जूरिया को प्रदान किया गया। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा आपने को। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही बी, यानी कि दोनों ही क्या आपने सही है, दोनों कथन सही है कि भाई विकास कुमार को द्वितीय मिला तकनीशियन के अंदर और तृतीय पुरस्कार हर्षित झूरिया को मिला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर वेस्टर्न जोन श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, बजरंग लाल जेठू जो है ना, ये कहाँ के अपने सीकर के, इनको जो है ये अपने पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इन खेलों का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर किया गया। बी, इन खेलों का शुभंकर खम्मा और घनी थे। सी, इन खेलों में सर्वाधिक पदक राजस्थान के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने जीते। उपयुक्त में से सत्य कथन है, सत्य बताना है अपने को इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी जो है सही है, सी वाला अपने क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक है इनका देखो आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालय कितने 7 है तो उन पर आयोजित किया गया। फिर मेजबान अगर विश्वविद्यालय पूछ ले आपको तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर बताना है। थीम अगर पूछ ले तो पधारो मारे राजस्थान जीतो सारा हिंदुस्तान थी इसकी थीम। फिर मैस्कट यानी कि शुभंकर जो है खम्मा और गणी, ये ऊंट थे। ठीक है, ऊंट है ये, है ना, खम्मा गणी क्या ऊंट थे ये। और सबसे ज्यादा पदक जो जीते हैं पूरे देश में तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने जीते। किसने? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उसने सबसे ज्यादा जीते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटी ने भाई अपने सबसे ज्यादा जीते हैं तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर वाली उसने जीते सबसे ज्यादा। ठीक है, देश भर में पूछे तो चंडीगढ़, राजस्थान में पूछे तो गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर वाली ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज ही अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया है माइनर टेस्ट 5 का। 13 से 15 नवंबर आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, खेल खेल में सीखो जो है इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये अपना पूरा माइनर टेस्ट 5 मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, आराम से देख लेना दोस्तों। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको उसका आंसर। ठीक है,
रहते ही हैं डाउट्स तो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी ज़रूर देना मुझे, ठीक है? देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है? आप लोग आंसर दिया करो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, है ना? ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते, ठीक है? तो इससे आपका क्या इम्प्रूवमेंट ही होगा। और अगर चैनल पे आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना इसको। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं कल सुबह जो है इसकी टेस्ट की पीडीएफ डाल दूंगी। और मैं फर्स्ट ग्रेड की जो जीके टेस्ट सीरीज है कलाम वाली, उसकी वीडियो सॉल्यूशंस स्टार्ट कर रही हूँ अब से। तो आपके जो भी दोस्त है फर्स्ट ग्रेड वाले उन तक जरूर शेयर करना, ठीक है? ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। और चलिए दोस्तों, तो फिर अपन कल मिलते हैं। धन्यवाद।